बेहतरीन फुलवाड़ी है और यह फूल बहुत दूर तक सुगंध बिखेर रहे हैं। मैं बात कर रहा हूं डॉक्टर BK अग्रवाल जी से, जो नजीबाबाद में लगभग 51 साल से प्रैक्टिस कर रहे हैं और तमाम मरीजों को, दुर्लभ तरह के रोगों को आपने ठीक किया है। और आज भी क्षेत्र के लोग पूरी तरह से विश्वास करते हैं डॉक्टर साहब पर। तो डॉक्टर साहब, आप कितने समय से प्रैक्टिस कर रहे हैं? मैं 50 साल से प्रैक्टिस करता हूँ और 40 साल से इस मकान में रहता हूँ। समझे? अच्छा, आपने इतनी खूबसूरत फुलवाड़ी यहाँ मेंटेन की हुई है, तो इसका राज क्या है? आप खुद करते हैं या माली लगा रखा है? देखिए, मुझे बचपन से शौक़ है फुलवारी लगाने का। मैं खुद ही करता हूँ। थोड़ी बहुत कभी कभी हेल्प चौकीदार से अपने ले लेता हूँ। मेरे पे पास कोई माली नहीं है। समझे? पूरी तरह से मैं अपना ही समय इसमें लगभग कितनी तरह के फूल यहाँ होंगे? यहाँ बहुत तरह के फूल हैं जो चारों तरफा लगे हुए हैं। आजकल सीज़न है फूलों का। समझे? बहुत अच्छे अच्छे फूल हैं इस समय। अच्छा डॉक्टर साहब, एक चीज़ और है, ये तो हो गई एक ऐसी फुलवाड़ी जो सबको दिखाई दे रही है, लेकिन एक और आपने फुलवाड़ी लगाई है जो आप फुलवाड़ी कहेंगे या क्या कहेंगे मैं नहीं जानता, लेकिन जैसे डॉक्टर संदीप अग्रवाल, आपकी फुलवाड़ी का एक बहुत अच्छा पौधा है। उन्होंने पूजा नर्सिंग होम बना करके इस शहर को, छोटे से शहर को, बहुत बड़े स्तर पर चिकित्सा सेवाएं प्रदान की हैं। तो उनके बारे में कुछ बताइए। संदीप के बारे में जी हैं? जी। संदीप मेरा बेटा है और वो पूजा अस्पताल का चेयरमैन है। वो उसको चलाता है पूरी तरह से, दिन से मन से चलाता है, खूब काम करता है। समझे? सीरियस मरीजों को बहुत ज़्यादा ढंग से देखता है। उसके अस्पताल में सब चीज़ें हैं। ICU है, इमरजेंसी है, एक्सरे है, डिजिटल एक्सरे है, वो कार्डियक यूनिट है पूरी। समझे? गायनिक्स है, अल्ट्रासाउंड है, CT स्कैन है। समझे? तो सभी चीज़ों का पूरी तरह से हमारे यहाँ इलाज होता है। और डॉक्टर साहब, आपकी पत्नी हैं श्रीमती रश्मि अग्रवाल जी, जो आज एक जाना पहचाना नाम है, जिनके लिए कहा जाता है कि डॉक्टर साहब की बहुत बड़ी सपोर्ट उनको मिलती है। ऐसा कम देखने के लिए मिलता है। लोग कहते हैं कि किसी भी पुरुष के पीछे किसी महिला का हाथ होता है, लेकिन हम यहाँ देख रहे हैं कि किसी महिला के पीछे किसी पुरुष का हाथ है। तो इतनी बड़ी सफलता के लिए आप किस तरह से उनको प्रोत्साहित करते हैं? तो जैसे वो चाहती हैं वैसे मैं करता हूँ। वो किताबें लिखती हैं, मैं उसमें सपोर्ट करता हूँ। वो कहीं जाती हैं, उनको बाहर जाके अवार्ड मिलता है तो मैं साथ में जाता हूँ। मैं नेपाल भी गया और भी दूर दूर तक गया उन्हें लेके। तो पूरी तरह मैं सपोर्ट करता हूँ जब मैं। बात कर लें रश्मि जी हाँ से, जी, बात बिल्कुल करते बात करें। हैं। ठीक है, नमस्कार जी। नमस्कार। तो आप पर्यावरण पर लिखती हैं और कौन कौन सी विधाओं पर लिखती हैं? पर्यावरण है और मेरा पसंदीदा विषय तो पर्यावरण ही है, लेकिन इसके अतिरिक्त बेटी पर भी लिखती हूँ, मतलब महिला सशक्तिकरण। काव्य भी है मेरा, और राजनीति और व्यंग्य छोड़कर करीब करीब सभी विधाओं पर मैं लिखने अच्छा, का प्रयास करती ये हूँ। कब से लिख रही हैं आप? ये अगर मैं सच्चाई से आपको कहूँ तो मैं साहित्य को बिल्कुल पसंद नहीं करती थी। हमेशा मैं जब कभी भी साहित्य की किसी गोष्ठी में जाती थी तो ये बोलती थी कि ये लोग क्या बोलते हैं, हमें तो जम्बाहियाँ आती हैं। ये एक विषम परिस्थिति जो मेरे साथ हुई 2002 में, जो शायद नजीबाबाद में सबको पता है, कि मुझे आर्थराइटिस हुई और मैं कुछ समय के लिए व्हीलचेयर पर आ गई। उस 2 साल की अवधि में मैंने अपनी ही दशा और दिशा को एक एक्सरे के ख़राब कागज़ों पर लिखना शुरू किया। वो लिखती थी और फेंकती थी ये सोचकर कि दुख की बात किसी और से न कहकर मैं खुद ही इसको कागज़ पर लिखूं। शायद वो समय मेरा एक शौक़ बन गया कि कलम हथियार के रूप में मेरे हाथ। पर्यावरण ही क्यों चुना हाँ, आपने? पर्यावरण की बात मैं आपसे बताऊं कि 2010 में मुझे कहा भी गया कि आप पर्यावरण पर लिखिए। कई लोगों ने कहा, और कई लोगों ने ये भी कहा कि पर्यावरण पर मत लिखिए, शुष्क विषय है, महिलाओं के लिए ये अच्छा नहीं है, आप कविता की ओर जाइए। लेकिन कहिए कि घर में फुलवारी थी, पति को इससे बहुत प्रेम, और देखने में अच्छी लगती थी। हाँ, मैं इसमें काम नहीं करती थी, लेकिन इसको देख के एक जागरूकता आई कि क्यों ना इस पर कलम चली जाए। और ये 2014 में मैंने अपनी पहली पुस्तक लिखी, पर्यावरण कितने जागरूक हैं हम। ईश्वर की कृपा से वो भेज तो ऐसे ही दी थी, बच्चों का खेल समझकर, लेकिन वो राजभाषा के लिए चुनी गई। और राष्ट्रपति जी द्वारा आपको हाँ, सम्मानित राष्ट्रपति किया जी गया। द्वारा जब सम्मानित किया गया
और वहाँ से जब मैं निकल रही थी तो दीर्घा में मेरे पास उनके सचिव आए, और जब उन्होंने ये कहा कि रश्मि जी आप विस्तृत लिखिए और फिर भेजिए, तो तब से ये सिलसिला मेरा प्रारंभ हुआ और ये आज चौथी पुस्तक का रूप जो मैं इस समय वर्तमान में लिख रही हूँ इस समय है। देखिए, मैं साहित्य को बहुत अच्छा नहीं मानती थी, लेकिन आज कविताएं भी लिख रही हैं, कहानी भी लिख रही हैं, और पर्यावरण पर बहुत अच्छे निबंध आपने लिखे हैं। तो पर्यावरण की बात समझ में आ गई, लेकिन आप कहानी और कविताएं भी लिखना शुरू आपने कर दिया। तो जिस चीज़ को पसंद नहीं करती थी, एकाएक उसको कैसे पसंद करने लगी? हाँ, ये बात बिल्कुल ठीक है। काव्य की तरफ में अभी सिर्फ एक पुस्तक बनी है, वो सिर्फ इसलिए कि या तो ये कहिए कि मैं ये भी एक लोगों को दिखाना चाहती थी कि मैं काव्य भी कर सकती हूँ, क्योंकि ये मेरी कमज़ोरी कहिए या मेरी अच्छाई कहिए कि मैं हमेशा ये सोचती हूँ कि अगर कोई ये काम कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। उसी का कारण है कहानी। आज से 3 साल पहले मैं कहानी पढ़ती थी तो मैं ये सोचती थी कि मैं कहानी क्यों नहीं लिख सकती। तब से मैंने कहानी लिखनी शुरू की अपने आसपास के चरित्रों को देखकर। हमारे घर में या हमारे आसपास ही होते हैं कहानी के चरित्र, और मैंने कहानी की किताब भी लिखी, तो मुझे लगा कि मैं ये भी कर सकती हूँ। तो ये मेरे दिमाग में हर समय चलता है कि अगर वो कर सकता है तो मैं क्यों नहीं। इसीलिए मैं हर एक विधा में लिखने की पूरा प्रयास करती हूँ। अब सफल कितना हो पाती हूँ ये मेरे पाठकों और समीक्षकों को पता है। तो और वर्तमान में किस पुस्तक पर काम चल रहा है? हाँ, वर्तमान में मैं पर्यावरण पर लिख रही हूँ, उपेक्षा और अपेक्षा, कि पर्यावरण जो आज का एक चिंता और चिंतन का विषय है। मैं मानती हूँ इस समय सबसे बड़ा विषय है, लेकिन मैं इतना ज़रूर कहना चाहूँगी कि ये एक मात्र शब्द नहीं है, और ना ही इसके लिए बहुत ग्रंथ पढ़ने की आवश्यकता है। ये सिर्फ हमारे विचारों का खेल है, क्योंकि विचारों से आसपास का वातावरण बनता है, उस वातावरण से ही पर्यावरण बनता है कि हमारे इसके प्रति क्या विचार हैं, हम इसका लाभ और इसकी हानि का गुणात्मक किस तरह अध्ययन करके इसको प्रयोग करते हैं। मेरा तो यही विचार है कि बहुत ज़्यादा ऊपर न जाके पहले हम दिन प्रतिदिन की बात को समझें कि जितने भी पंच तत्व हैं उनका प्रयोग कैसे, क्यों, कहाँ करें। अगर हमने ये समझ लिया तो शायद जो विषम परिस्थिति है वो आगे ना हो, क्योंकि हम इससे विमुख हो चुके हैं। यानी कि आपने अपने जीवन के उत्तरार्ध में लिखना शुरू किया, हाँ जी। और एक सफल लेखिका के रूप में आप उभरी हैं। हमारे बीच वनस्पति विज्ञान के विशेषज्ञ हैं, पर्यावरण के विशेषज्ञ हैं, प्रोफेसर मुकेश कुमार शर्मा जी, जो शहर के ही साहूजान कॉलेज में प्रोफेसर हैं, और आज सिर्फ इसलिए यहाँ आए हैं चूँकि हमने आग्रह किया है, रश्मि जी ने आग्रह किया है, वो यहाँ की वनस्पति को देख करके बता सकें। विधिवत जो ज्ञान होता है वही विधिवत ज्ञान दे सकते हैं। तो डॉक्टर मुकेश शर्मा जी, आपका स्वागत है, और मैं आपसे जानना चाहूँगा कि आपने यहाँ किस किस तरह के फूल पौधे देखे, लेकिन उससे पहले आप अपने मुँह से अपना परिचय एक बार दे दें तो बहुत अच्छा रहेगा। अमन जी, परिचय तो आपने दे ही दिया है। मैं साहूजन कॉलेज में वनस्पति विज्ञान में एसोसिएट प्रोफेसर हूँ, और वहीं शिक्षण कार्य करता हूँ, शोध कार्य करता हूँ। बस यही मेरा पैशन है। डॉक्टर साहब, आपको केंद्रीय हिंदी संस्थान उत्तर प्रदेश ने सम्मानित किया है, तो किस पुस्तक के लिए आपको सम्मानित किया था, बताइए जरा। ये पुस्तक मेरी नीली हरी काई के ऊपर थी जी। जीवनदायिनी नीली हरी काई। तो काई हम साधारण भाषा में कहते हैं, वास्तव में ये एक शैवाल हैं। यदि वनस्पतिक भाषा में हम कहें तो ये शैवाल होते हैं जो नीले हरे रंग के होते हैं, और इनको नॉर्मली हम क्या करते हैं, इनको पहचानते नहीं हैं, इनको तुच्छ समझते हैं, लेकिन इनके बहुत बड़े फ़ायदे हैं। इनसे आजकल स्पाइरुलाइना नाम की कुछ टैबलेट्स भी बनाई जाती हैं, जिसमें जो हाईली प्रोटीन वाली होती हैं, उसमें बहुत प्रोटीन होता है। तो जो स्पाइरुलाइना का पाउडर है उसका प्रयोग कुछ बिस्किट में किया जाता है, केक में किया जाता है, पाउडर के रूप में एज इट इज़ किया जाता है, टैबलेट्स के रूप में किया जाता है, और कुछ अफ्रीकन कंट्रीज़ में तो वहाँ लैक्टेटिंग मदर्स को जो है ये दिया जाता है, क्योंकि गरीब देश है वहाँ पे, तो वहाँ के बच्चों में कुपोषण है, तो उसको दूर करने के लिए वो क्या करते हैं, बिस्किट के द्वारा उन बच्चों को इसको दिया जाता है। जो माताएं, गर्भवती माताएं हैं, महिलाएं हैं, तो उनको जो है दूध की जो उनको प्रॉब्लम होती है, उनको जो है काफ़ी मात्रा में दिया जाता है। इसके लेने से बहुत प्रोटीन बॉडी को जितनी आवश्यक है उतनी मिल जाती है। और एक चीज़ आपको और बताएं कि जो स्पेस रिसर्च है उसमें भी इस स्पाइरुलिना का बहुत ज़्यादा यूज़ है। जी जी जी। जो हमारे स्पेस ट्रैवलर्स होते हैं
तो उनको ये टैबलेट्स दी जाती हैं, उससे उनकी प्रोटीन रिक्वायरमेंट पूरी हो जाती है। और सबसे बड़ी बात क्या है कि उनमें कमज़ोरी नहीं आती। फिर क्या है कि सबसे बड़ी समस्या वहाँ फीकस की होती है, लैट्रिन वगैरह की होती है, तो इससे फीकस मटेरियल नहीं बनते। ये सबसे बड़ा फ़ायदा है कि उनको एनर्जी पूरी मिल गई और फीकस मटेरियल वो कहाँ डालेंगे अंतरिक्ष में, तो ये समस्या भी वहाँ पे दूर हो जाती है। इसलिए इस नीली हरी इकाई को स्पेस एल्गी के नाम से भी हम जो है जानते हैं। तो मैं दर्शकों को बता दूं कि हमारे डॉक्टर मुकेश शर्मा जी ने नीली हरी इकाई पर बहुत काम किया है। पहाड़ों में पर इस इकाई को खोजा है, प्लेन में खोजा है, और तमाम कितनी प्रजातियां ये इकाई की आपने खोजी हैं? ये मेरे पास विश्वविद्यालय अनुदान आयोग के कुछ प्रोजेक्ट रहे हैं, तो उन प्रोजेक्ट में मैंने उत्तराखंड, हिमाचल प्रदेश, जम्मू और कश्मीर, इन सब के बारे में जो नीली हरी इकाई वहाँ पर पाई जाती है उसकी बायोडाइवर्सिटी पे बहुत काम किया है। और मैंने लगभग 350 स्पीसीज इसकी वहाँ से जो पाई हैं, हिमालय के दुर्गम एरिया से भी और उसकी हिमालय की तलहटी से भी। और उसमें से कुछ स्पीसीज ऐसी भी हैं जो नई हैं, जो पहले खोजी नहीं गई थी, तो उन पे मेरे कई सारे पेपर पब्लिश हैं। इन्हीं काम के आधार पर जब कई सारे प्रोजेक्ट हुए, उत्तर प्रदेश सरकार उच्च शिक्षा विभाग ने मुझे सम्मानित भी किया। वहाँ से मुझे एक पुरस्कार मिला शिक्षक श्री के नाम से, तो वो काफ़ी प्रेस्टिजियस अवार्ड है उच्च शिक्षा के क्षेत्र में। वो तो इन्हीं कार्यों की बदौलत वो पुरस्कार जो है संभवतः मुझे मिला। और डॉक्टर साहब बहुत अच्छा काम आपने किया और वास्तव में सराहनीय कार्य है। अब हम मुद्दे पर आते हैं। डॉक्टर साहब, हमने ये फुलवाड़ी देख रहे हैं, ये एक घर में फुलवाड़ी है, और आज जिस तरह से पर्यावरण प्रदूषित हो रहा है हमारा, उसको बचाने का एक बेहतरीन तरीका ये है कि हमारे पास घर में जितना स्पेस हो उसका हम उपयोग करें वनस्पति के लिए, फूल पौधों के लिए। तो क्या संभावनाएं लग रही हैं आपको? किस किस तरह के यहाँ फूल पौधे आपको दिखाई दिए जिनके बारे में लगता है कि ये कुछ अच्छा सा है? देखने में सब सबसे अच्छे लग रहे पहले हैं। तो मैं इस बात के लिए रश्मि जी को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने मुझे यहाँ आज आने का मौका दिया। डॉक्टर साहब को धन्यवाद दूंगा जिन्होंने इतना अच्छा इसको मेंटेन किया है। इस और फुलवाड़ी के मुझे माली डॉक्टर साहब ही हैं। हाँ, बिल्कुल सही कहा आपने। और मुझे ऐसा नहीं लग रहा कि मैं कहीं शहर के बीच में खड़ा हूँ। मुझे बिल्कुल ऐसा लग रहा है कि मैं कहीं बिल्कुल जंगल में, हिमालय के बीच में खड़ा हुआ हूँ। और वही अनुभूति वास्तव में मुझे हो भी रही है, क्योंकि चारों तरफ हैं, दीवारें भी हैं, दीवारों के ऊपर जो क्रीपर्स हैं, क्रीपिंग ग्रासेस हैं, वो लगी हुई हैं। इधर क्लाइंबर्स हैं, उधर बिल्कुल आप देखिए 40-50 साल पुराना साइकस का प्लांट यहाँ पे है, जो दुर्लभ है। बाज़ार में इसकी कीमत देखें तो कई लाख रुपया इसकी कीमत होगी, मिलेगा भी नहीं। तो ये चीज़ें आप देखिए, यहाँ पर जो डहेलिया है, डहेलिया की इतनी अच्छी वैरायटी, इतने बड़े फ्लावर्स जो हैं आप हम मेंटेन नहीं कर पाएंगे जो डॉक्टर साहब ने किए हुए हैं। इसके अलावा टिकोमा और ये थूजा, ये सब बहुत अच्छे तरह से इन्होंने मेंटेन किए हुए हैं। और यहाँ पर बब्बू गोशा, उधर इस साइड में बब्बू गोशा दिखाई देता है। तो ये डॉक्टर साहब के शौक़ को और पर्यावरण प्रेम को ही दर्शाता है। तो देखिए, एक पूरा माहौल बना हुआ है, फूल पौधे और शांत माहौल एकदम, और उसमें एक लेखक पैदा नहीं होगा तो कौन होगा? तो इससे कितनी प्रेरणा आपको मिलती है? लिखने में कितनी सहूलियत होती है इस माहौल में? हाँ, लिखने में कुछ समय पहले तो नहीं होती थी, लेकिन हाँ, अब 3-4 से इसके प्रति मेरा इतना प्रेम जागा है कि मुझे कभी-कभी ये लगता है कि हम इसके पास जाते हैं तो लगता है कि पेड़ हमसे बात करना चाह रहे हैं, कि पेड़ को क्या चाहिए ये हमें पता चलता है उसके सानिध्य से। तो जैसे कि मैं चलती हूँ तो कहीं भी एक सूखा पत्ता दिखता है तो मुझे लगता है ये नहीं होना चाहिए, इसको हटाया जाए ताकि इसकी ग्रोथ में और कमी ना आ जाए। तो ये इससे कहानियाँ बहुत दिमाग में आती हैं, इससे बहुत सारी चीज़ें हमारे दिमाग में आती हैं कि इस पेड़ को या इस पर्यावरण को हम किस तरह सुरक्षित रख सकते हैं, या प्रदूषण को हम किस तरह कम कर सकते हैं। क्योंकि हमारा घर इस समय बिल्कुल अंदर में है, बाहर नहीं है कहीं जंगल में। व्हीकल्स बहुत ज़्यादा हैं सड़क पर, मक्खी मच्छर इतने पौधे होने पर भी हमारे घर में नहीं है, और इतना अच्छा सा एक वातावरण है। तो यही लगता है कि अगर इनके बीच में हम हैं तो प्रदूषण रहित ज़िंदगी तो हमारी है ही, और सीखने को तो इनसे बहुत कुछ मिलता है, क्योंकि ये हमें देते ही, हमसे लेते क्या हैं? थोड़ा सा समय, थोड़ा सा पानी, थोड़ा सा खाद, थोड़ी सी देखरेख, लेकिन देते बहुत कुछ है। जीवन देते हैं हमें, सारी ऑक्सीजन देते हैं हमें। बताइए इससे बड़ी और क्या चीज़ है? तो ये कलम चलाने के लिए इससे बढ़िया चीज़ नहीं है।
तो दर्शकों ये एक और सीधी सी बात निकल कर के आ रही है कि उम्र के इस पड़ाव में जो जिसको मुझे नहीं कहना चाहिए लेकिन वृद्धावस्था तो है ही, इस पड़ाव में दो दंपति प्रसन्न चित्त तो है ही, इसके अलावा प्रेरणा भी दे रहा है दूसरे लोगों को कुछ करने के लिए। और आपको आवश्यकता नहीं है कोई काम करने की, इसके बावजूद कर्मठ हैं, काम करते हैं। मैं आपसे आपकी दिनचर्या एक बार जानना चाहता हूँ डॉक्टर साहब। देखिए, मैं डॉक्टर वी.के. अग्रवाल इस मकान में 40 साल से तो रहता ही हूँ। और सुबह को मैं 4 बजे उठ जाता हूँ, रात को 9 बजे सो जाता हूँ, और सुबह को उठ के सब अपने पेड़ पौधों को देखता हूँ, समझे। आज सीजन का समय है और चारों तरफा बोगनविलिया, गेंदा, बिगोनिया विरिस्टा, ये ऊपर चारों तरफ की कितना बढ़िया खिला हुआ है, समझे। तो अपना टाइम जो है ना, बस आराम से रहता हूँ, खूब मस्त रहता हूँ। तो खुरपा फावड़ा चलाते हुए खुरपा भी, फावड़ा भी सब चला लेता हूँ। इस उम्र में मेरी 80 साल के करीब उम्र है, मैं अपने को अब भी जवान समझता हूँ। ये बात तो सही है, पेड़ पौधों की वजह से। बिल्कुल सही बात है। वनस्पति हमें न सिर्फ खुश रखती है बल्कि जवान भी रखती है, प्रसन्न रखती है, इसमें कोई दो राय नहीं है। और डॉक्टर साहब, मैं आपसे जानना चाहूँगा कि अभी अभी रश्मि अग्रवाल जी एक पुस्तक लिख रही हैं और मुझे पता लगा है कि उसकी भूमिका आपने लिखी है, तो क्या पाया है पर्यावरण उपेक्षा और अपेक्षा? उसमें मैंने रश्मि जी को एक सुझाव भी भेजा था कि पहले उपेक्षा हुई, तब हमें अपेक्षाएं लोगों से हुई कि आपने उपेक्षा की है इन पौधों की, अब हम आपसे चाहते हैं कि इनके लिए कुछ करें। जिसके पास जितनी भी जगह है, वो भले ही गमले के अंदर है या किसी के पास कोई जगह है, नहीं है तो रोड साइड्स पे है, जितना हो सके हम पर्यावरण को बढ़ावा दें। और इस पुस्तक में रश्मि जी ने कोई ऐसा पहलू छोड़ा ही नहीं है जिस पे बात ना की हो। वाह। उन्होंने पर्यावरण कैसे बिगड़ा, प्रदूषण कैसे हुआ, उसकी समस्या तो बताई, साथ में उसका समाधान भी बताया। इस दृष्टि से ये किताब मुझे बहुत बढ़िया लगी। यानी पाठकों के लिए ये पाठकों के लिए निश्चित रूप से ये किताब अच्छी होगी, और जो पर्यावरणविद हैं, छात्र हैं या जनसाधारण हैं, सबको निश्चित रूप से इस बुक को पढ़ने में फ़ायदा होगा। तो रश्मि जी, मैं चाहता हूँ कि हमारे दर्शकों को कुछ आप संदेश दीजिए पर्यावरण के प्रति और अपनी फुलवाड़ी के प्रति। देखिए, संदेश तो सबसे पहला संदेश तो मेरा यही है जीवन के प्रति, कि कभी भी आप किसी भी आयु में ये ना समझे कि हमारी इतनी आयु हो गई है, क्योंकि आयु एक सिर्फ नंबर का खेल है कि इतने साल इतने, ये सब हमारे विचारों पर है कि हम कब तक अपने को स्वस्थ रख सकते हैं। और इसका सबसे बड़ा तरीका है हमें व्यस्त रहना। व्यस्त रहने में कोई भी क्षेत्र हो, जिस क्षेत्र में आपका मन लगता हो, जिस क्षेत्र में आप काम करना चाहते हो, वो साहित्य हो या बागवानी हो, कोई भी हो, वो आप अवश्य करिए। ठीक है, हमारे घर में जगह है, हमने बहुत सारे पेड़ पौधे लगाए हैं, हम इनमें मस्त रहते हैं। लेकिन अगर आप ये मन बना लें कि हमें थोड़ी सी कच्ची धरती या गमला घर में रखना है, तो शायद ऐसा कोई घर नहीं कि हम नहीं रख सकते हो। लेकिन ये विचार ज़रूरी है कि आप उपहार दे रहे हैं तो आप क्यों बड़े बड़े गिफ्ट ला के देते हैं, आप पेड़ क्यों नहीं देते, छोटा सा पौधा क्यों नहीं देते? क्योंकि हम उसकी अहमियत नहीं समझते, हम अहमियत समझते हैं कप प्लेट्स की। तो ये विकसित करनी बहुत ज़रूरी है। चलिए डॉक्टर साहब से पूछते हैं। डॉक्टर साहब, जिन घरों में बिल्कुल जगह नहीं है, बिल्कुल कच्चा नहीं है और छोटे छोटे घर हैं, तो उन घरों में किस तरह के पौधे लोगों को लगाने चाहिए ताकि पर्यावरण संतुलन पौधे बना रहे? गमलों, हाँ, ऐसे मकानों में जहाँ जगह नहीं है तो गमलों में पौधे लगा सकते हैं। बाकी तो और कहीं में कुछ नहीं कर सकते। या तो मट्टी हो नहीं सकती, जी जी जी। तो गमले रखें, उसमें लगाएं, गमलों में भी सब पेड़ हो जाते हैं, समझे। बाकी तो चलिए, बहुत बहुत धन्यवाद आप सब लोगों का, डॉक्टर साहब आपका भी, रश्मि जी आपका भी और आपका भी। तो दर्शकों, आज के लिए इजाज़त चाहूँगा। धन्यवाद।